हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो दिल्ली सल्तनत रही है उसकी राज व्यवस्था पढ़ेंगे। उसकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, वहाँ पर किस तरह से टैक्स का कलेक्शन होता था, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, इसकी अर्थव्यवस्था या राजस्व व्यवस्था को हमने अच्छे से पढ़ा था। उसमें से हमने जो गुप्तोत्तर काल था, गुप्तोत्तर काल में हमने एक पुष्यभूति वंश पढ़ा था, है ना, जिसमें से हमने बताया था कि हर्षवर्धन का समय था। तो हर्षवर्धन जो था वो 6वीं 7वीं शताब्दी, मतलब 631-32 या इस तरह के काल दौरान उसका टाइम था इधर पे राज करने का। तो उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल में वही एक बड़ी शक्ति थी, हर्षवर्धन ही अच्छे से उसने राज किया था। इसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ मुस्लिमों का आगमन हुआ। मुस्लिमों का आगमन में सबसे पहले अरब से मुस्लिम यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आए। देखिए, जब आक्रमण होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह लोग दौड़ते भागते हैं, युद्ध करते हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। भौगोलिक स्थितियाँ बदल जाती हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ बदल जाती हैं, और वहाँ की जो राजस्व प्रणाली है वो फ्रेंड्स सारी की सारी बदल जाती है। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर चेंजिंग था, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 712 ईसा में उसने क्या किया था, आक्रमण कर दिया। तो ये मोहम्मद कासिम जो कि अरबी था, तो सबसे पहले अरबियों ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। उधर देखिए, जब मुस्लिम जो शासक थे तो अरब देश में उन्होंने क्या किया कि अपना विस्तार करना शुरू किया। और जब विस्तार करना उन्होंने शुरू किया तो सिर्फ वही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ देश और इसके साथ साथ में भारत की ओर उन्होंने आगमन किया। तो भारत में उन्होंने, अगर हम ये देखें तो यहाँ से उन्होंने एंटर करना शुरू किया। भाई, हमारा देखिए जो हिमालय का क्षेत्र है ऊपर, तो हिमालय के क्षेत्र में से हमारा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है, यहाँ से कुछ दर्रे थे, है ना। यहाँ सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, किरथर की पहाड़ियाँ हैं। तो उन पहाड़ियों के जो दर्रे थे वहाँ से इन लोगों ने एंट्री मारी, और इस तरफ यहाँ पर जो सिंध का क्षेत्र था, उस सिंध के क्षेत्र में उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने शुरुआती आक्रमण यहाँ से किए तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, है ना, यहाँ की जो राजस्व व्यवस्था थी, इसमें प्रभाव पड़ने शुरू हो गए। लेकिन बात ये थी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था या इसके बाद में जो महमूद गजनवी था, जो अब देखिए महमूद गजनवी तुर्की था, लेकिन यहाँ पर ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये अरबी था। तो इन्होंने जब आक्रमण किया तो इनका मेन उद्देश्य था यहाँ से सिर्फ धन को लूट के और बाहर ले जाना, ठीक। तो ये इस तरह से अपना काम किए। लेकिन फिर इसके बाद में एक मोहम्मद गौरी आया। जो मोहम्मद गौरी आया उसने ही इस्लाम की यहाँ पर अच्छे से स्थापना की, हम कह सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे एंटर किया, आया यहाँ पर। उस समय फ्रेंड्स जो टाइम पीरियड था वो था 1191, है ना, 1190, इस तरह के पीरियड में। तो आपने सुना होगा कि उसने राणा प्रताप से युद्ध किए थे, ठीक है। तो उस समय उसने जो युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में उसने जब इसको हरा दिया कई बार, है ना, जो हमारा राणा नहीं, पृथ्वीराज चौहान था, जो है ना, राणा तो अलग हुआ है। तो जो पृथ्वीराज चौहान था, हमारा पृथ्वीराज चौहान जब हार गया तब उसने यहाँ पर मुस्लिम उसकी क्या कर ली, एक प्रकार से स्थापना की। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो ये मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी चला गया यहाँ से, और उसने एक अपने उसके लिए एक गुलाम को नियुक्त किया था, जिसको हम नाम देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी फ्रेंड्स स्थापना की थी। और उसने क्या किया कि आसपास के और भी कुछ सारे क्षेत्र उसने जीते, और 1206 में उसने क्या कर ली, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, या फिर हम कहें कि जो भी उसने सल्तनत है स्थापित कर ली। जब उसने स्थापित कर ली सल्तनत, तो ये फ्रेंड्स जो दिल्ली सल्तनत का टाइम है, ये पूरा टाइम फिर कब तक चलता है, हमारा 1206 से चलता है 1526 तक, जब तक कि बाबर यहाँ पे आक्रमण नहीं कर देता है। तो 1526 में बाबर ने आक्रमण कर दिया था, तब फिर वहां से मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है।
तो जो दिल्ली सल्तनत की जो राजस्व व्यवस्था थी उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से 1526 ईसा। यहाँ पर देखिए मैंने एक कोड लिखा है, क्या, मखतूसालह। इसका मतलब है, देखिए, माँ से होता है मामलूक वंश या फिर गुलाम वंश। देखिए अब गुलाम वंश कैसे, यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि जो मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था, है ना, तो वो उसका गुलाम था, लेकिन वो वफादार था, तो उसने मतलब इस जगह की उसको कंट्रोलिंग देके अपना वो चला गया था, फिर वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सारा कंट्रोल करने लगता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसने क्या कर ली कि स्थापना कर ली। अब स्थापना की तो चूंकि वो गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या रख दिया गया, गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश। ठीक है, तो इसमें माँ का मतलब है मामलूक वंश। खैर ज़्यादा डिटेल में हम हिस्ट्री में जाएंगे जब वहाँ पर देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए, कभी कभी क्रम भी पूछा करता है कि कौन सा मतलब इनका क्रम सही है। तो मामलूक वंश जैसे पहले आया है ना, फिर खा का मतलब है यहाँ पे खिलजी वंश, तू का मतलब है तुगलक वंश, सा का मतलब है सैयद वंश, और ला का मतलब है यहाँ पे लोदी वंश। ठीक है, तो लोदी वंश आखिरी था, इसके बाद में फिर मुगल आ गए। खैर अभी इसमें इतना ही देखते हैं। तो देखिए ये जैसे हमने अभी बात की कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, उसकी गोल्फ खेलते हुए घोड़े से वो खेल रहा था, एक प्रकार से जो पोलो होता है, तो वो खेल रहा था वो, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद में इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना था। तो इल्तुतमिश ने काफ़ी रिफॉर्म किए इकोनॉमी में। अब वो क्यों नहीं कर पाया था, देखिए वो तुरंत स्टैब्लिश हुआ था और वो जल्दी मर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ बदलाव अपने उसमें नहीं कर लिए थे। तो यहाँ फिर ये जो तुगलक इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को थोड़ा टाइम मिला और इस्टेब्लिशमेंट उसको मिली, तब उसने बदलाव किए। तो फ्रेंड्स पहला तुर्क शासक इल्तुतमिश था जिसने फ्रेंड्स शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसने क्या किया कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें से 2 सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। क्या था उसमें, चांदी का टंका और तांबे का जीतन। इस प्रकार से इसने 2 सिक्के चलाए थे। एक चीज और यहाँ पर देखिए, जो मोहम्मद गौरी था जिसकी हमने बात की थी शुरुआती अभी, तो मोहम्मद गौरी ने एक इक्ता व्यवस्था चलाई थी, इसके बारे में भी पूछते हैं। तो इक्ता व्यवस्था क्या थी, देखिए इक्ता व्यवस्था में क्या होता था कि जैसे राजा है, ठीक है, तो राजा क्या करेगा कि कुछ भूमि आवंटित कर देता था लोगों को, वो आवंटित कर देता था, और वो लोग क्या करते थे, इस भूमि से राजस्व इकट्ठा करते थे और अपना खर्च निकाल के बाकी भेज देते थे सरकार को। तो ये जो इनका अपना राजस्व का मतलब क्या था, वो लोग क्या करते थे कि घोड़े रखते थे, सेनाओं का प्रबंध करते थे, तो सेनाओं के प्रबंध के हिसाब से उस भूमि से जो मिलता था उसका वो कुछ भाग अपने पास रख लेते थे और बाकी राजा को भेज देते थे। तो इस व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था कहते थे। ठीक है, अब इस समय देखिए जो सल्तनत काल था पूरा, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें से भूमि जो थी उस भूमि को 4 भागों में बांटा गया था मुख्यतः। तो इसमें से पहली जो इसकी टाइप थी, भूमि का प्रकार था, वो था फ्रेंड्स मदद मास। जो मदद मास थी, इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, मदद मतलब ऐसी भूमि जो किसी के मदद के लिए दे दी गई हो, तो उसे मदद मास कहते थे। और ये दान में दी गई जो भूमि थी, इसमें से राजस्व इकट्ठा नहीं किया जाता था, वो उनको फ्री में दान में ऐसे दे दिया जाता था। दूसरी भूमि थी क्या थी कि जो मुक्ति थे वहाँ के, मुक्ति और इक्तादार, इनको भूमि कुछ दी जाती थी। तो प्रत्येक इक्तादार क्या था कि अपना खर्च निकाल लेता था और बाकी जो शेष होती थी उसको वो राजस्व खजाने में भेज देता था। तो इस प्रकार से मदद मास और मुक्तियों या फिर इक्तादारों को दी गई भूमि, 2 देख लिए हमने। इसके बाद आगे और जो भूमि का एक टाइप था, वो था कि जो हिंदू शासक छोटे छोटे थे उस समय, तो हिंदू जो राजा थे उनके अधीन कुछ भूमि थी, तो ये उनको भूमि एक प्रकार से उनके अधीन में रहती थी, लेकिन वो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं थे। इसलिए उस भूमि से जो टैक्स वो लोग कलेक्ट करते थे, तो वो क्या करते थे कि केंद्र को, मतलब कि वहाँ वो जो शासक होते थे उनको वो भेजते थे। तो ये था अधीनस्थ हिंदू राजाओं के अधीन जो भूमि थी उसका कंसेप्ट। इसके बाद एक भूमि थी फ्रेंड्स खालसा भूमि। तो खालसा भूमि जो थी
वो भूमि कैसी थी? वो भूमि सीधे सीधे फ्रेंड्स राजा के कंट्रोल में रहती थी, या हम कहें कि उससे जो राजस्व प्राप्त होता था, उसकी जो आय होती थी, वो सीधे सीधे शाही कोष या राजा के खजाने में पहुंच जाती थी। उस समय जो टैक्स का कलेक्शन था, देखिए टैक्स का कलेक्शन हम उसको दो तरह से मैन्युअली बांट सकते हैं। एक होता था धार्मिक कर और एक होता था गैर धार्मिक कर। तो जो धार्मिक कर होता था फ्रेंड्स, वो धर्म के आधार पर लगाया जाता था। हालांकि ये कर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर मुस्लिमों पर ही लगाया जाता था, वो मुस्लिमों पर भी लगाया जाता था। लेकिन एक चीज़ की यहाँ वो लोग एहतियात बरतते थे, क्या कि देखिए जो धार्मिक कर है उसमें से जकात एक कर था। तो जकात मुसलमानों पर लगाया गया था कर। अगर एग्जाम में कभी पूछता है तो यही पूछता है कि जकात क्या था, है ना, और वो फिर कह देता है कि ये हिंदू पर लगाया जाने वाला कर था, है ना, या फिर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला कर था, या फिर व्यापारियों पर लगा, इस तरह से वो पूछते हैं। तो इसमें से ये जो जकात था फ्रेंड, तो जकात क्या था कि जकात मुसलमानों पे लगाया जाने वाला कर था, और ये आय का 2.5% कलेक्ट किया जाता था। लेकिन कंडीशन ये थी कि ये सिर्फ उन्हीं मुसलमानों पे लगाया जाता था जो संपन्न होते थे। जो गरीब मुसलमान होते थे उन पे ये जकात नहीं लगाया जाता था। लेकिन वहीं पर देखिए जजिया गैर मुसलमानों पे कर लगाया जाता था, जजिया कर। लेकिन जजिया कर में क्या था कि जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं उन सब में लगा दिया जाता था। इसमें उतनी सावधानी नहीं बरती जाती थी। हालांकि जो लेख मिलते हैं उसमें यह है कि जैसे कोई लंगड़ा है, कोई भिखारी है, तो उन लोगों पर ये कर वैसे लगाया नहीं जाता था। तो ये जो जजिया कर है ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था। तो जकात और जजिया ये दो कर थे जो कैसे कर थे? धार्मिक कर थे। कुछ कर ऐसे थे जो गैर धार्मिक थे। उसमें से पहला एक कर है उस्र। उस्र क्या था? एक प्रकार से सिंचाई कर था। जैसे जो सिंचाई की व्यवस्था सरकार करती थी तो वो सरकार जो सिंचाई की व्यवस्था कर देती थी तो उसके बदले वो ले लेती थी मतलब लोगों से कर लेके वो सिंचाई की व्यवस्थाएं को और दुरुस्त करती थी। और इसके साथ साथ में जो भी मतलब उपज है, चूंकि तो उपज भी बढ़ेगी, तो उपज और ये सारी चीज़ों का उसमें से फ़ायदा भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मिलता था। इसके बाद एक का था फ्रेंड्स खराज। तो खराज क्या था? ये फ्रेंड्स जो गैर मुस्लिम थे उनकी जो भूमि थी, उनकी भूमि पर लगाया जाने वाला जो कर था वो था फ्रेंड्स कौन सा? ये खराज। एक चीज़ और, जो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी हुआ है फ्रेंड्स, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शासक था। उसने क्या किया था कि देखिए भूमि पर तो कर लगा ही दिया था, इसके बाद उसने जो मतलब घर था लोगों के, तो घरों पे कर लगा दिया था। जो भी अपना झोपड़ी बनाए थे उनके ऊपर कर लगा दिया था। तो उसने कर का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी किया था और उसने अपनी राजस्व व्यवस्था बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर ली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे कड़ाई से इकट्ठा कर मतलब वो कर इकट्ठा करने वाला शासक उस समय का था। एक और चीज थी खुम्स। खुम्स क्या होता था? लूट का धन होता था फ्रेंड्स। लूट का धन कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि ये लोग क्या करते थे कि किसी जगह जाके आक्रमण कर दिए, तो वहां से जो धन मिलता था वहां से उसको कलेक्ट करते थे। और अधिकांशतः देखिए सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के अलावा जो बाकी लोग थे वो क्या करते थे कि राजस्व में सिर्फ 1/5 भाग रखते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर लिया, उसने 4/5 भाग अपने राजस्व में रखा और सिर्फ 1/5 भाग लोगों में बांटा था। लोगों में मतलब कि जो उनमें से सैनिक होते थे, अधिकारी होते थे उनमें। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा मैंने बताया वो बहुत ही कड़ाई से कर इकट्ठा किया था उसने। अब देखिए लगान की जो कर व्यवस्था थी, तो लगान की जो व्यवस्था खेती में थी वो किस तरह से उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया था। तो उन्होंने एक बटाई व्यवस्था शुरू की थी। तो बटाई में उन्होंने 3 तरह की चीज़ें अपनाई थी। क्या? खेत बटाई, लंक बटाई, राज बटाई। खेत बटाई में क्या करते थे कि जैसे खेत है उसमें बुआई कर दी गई, बुआई करने के बाद में जैसे बुआई उन्होंने कर दी, ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक टुकड़ा कह दिया कि भाई ये किसके खाते का है? ये है मतलब राजा के खाते का, है ना। तो इस तरह से वो खेत बटाई होती थी। लंक बटाई क्या होती थी? जैसे खेत बोया गया, फसल पक गई, तो पकने के बाद में वो
कटाई हो गई, और कटाई होने के बाद में वो भूसा सहित जो फसल होती थी उसको क्या कर लेता था, वो एक्वायर कर लिया जाता था राजा द्वारा। तो उसे कहते थे लंक बटाई। रास बटाई क्या होता था कि उसमें से मतलब उसकी मड़ाई कर ली जाती थी, कतराई कर ली जाती थी अनाज की, और जब दाने दाने निकल आते तब उसको क्या कर लिया जाता था कि उसका बंटवारा किया जाता था। तो इस प्रकार से 3 तरह की बटाई उस समय प्रचलित थी। मुक्ताई क्या थी, देखिए, लगान निर्धारण करने के लिए मिश्रित प्रणाली थी। मिश्रित कैसे कि मतलब अनाज के रूप में भी और किसके रूप में, नगद रूप में भी। तो ये मिश्रित प्रणाली थी फ्रेंड्स, जो मुक्ताई नाम से जानी जाती थी, और इसका भी वो लोग प्रयोग करते थे। एक टर्म आता है मसाहत। मसाहत क्या होता था, तो उस समय जो नाप जोख थी, नाप जोख करने के बाद में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लगा दिया जाए। तो कुछ शासकों ने क्या किया था कि नाप जोख की, इसके बाद में टैक्स लगाया, तो उसे कहते थे हम क्या, मसाहत। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ये देखा कि संतलत काल की जो राजस्व व्यवस्था थी किस तरह से काम कर रही थी। आगे हम और भी देखेंगे तो मुगल काल देखेंगे, आगे हम जब अंग्रेजों के समय जाएंगे तो वहां पे, और हम आधुनिक तक जाएंगे फ्रेंड्स। और एक चीज बता दें आपको कि पढ़ने के लिए आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। देखिए, हर बार जो एग्जाम आता है ना, जो एग्जाम होता है वो हमारी कल्पना से ज्यादा होता है, आप ये मानिए, और सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता। तो आप अभी अपनी जितनी कल्पना बनाए हो कि हम इतना बस पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, वन लाइनर कर लें काम हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। आपको अगर फ्रेंड्स सक्सेस चाहिए तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसको डिटेल में पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।